हेलो फ्रेंड, डियर मित्रों में आपका स्वागत है। तो आज मैं इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। इकोनॉमिक्स यानी बिजनेस इकोनॉमी, जो कि आपका फर्स्ट ईयर बीकॉम का बुक है। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस में लिया है पॉपुलर की बुक। आपकी जो बुक होगी उस हिसाब से आप टॉपिक्स देख लेना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो हम लोग को ये पता है कि बिज़नेस यानी हम लोग का कॉमर्स का जो सब्जेक्ट आता है वो, और इकोनॉमिक्स एक अलग चीज़ जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें जो है ग्राफ के थ्रू समझते। ओके। तो ये दोनों टॉपिक्स को यानी बिजनेस को और इकोनॉमिक्स को दोनों साथ लेके आने वाला हम लोग का बिजनेस इकोनॉमिक होता है। यानी हम लोग की बिजनेस को हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लान के हिसाब से, फिर एलोकेशन के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से सेटअप करते हैं, उसको हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जो रेगुलर टॉपिक्स आते हैं उस टॉपिक में से एक टॉपिक मैंने यहाँ पे उठाया है, जो कि स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमी। ओके। स्कोप में जो है दो पॉइंट डिवाइड है। एक आपका ऑपरेशनल इशू है, दूसरा आपका एनवायरमेंटल इशू है। ऑपरेशनल इशू का दूसरा नाम इंटरनल इशू और एनवायरमेंटल इशू का दूसरा नाम एक्सटर्नल इशू। आप दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो। ओके। तो आप अगर बिज़नेस के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जानकारी रखते हो तो आपको ये पता है कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम लोग इंटरनली देखे जाए तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाता है, और एक्सटर्नल में प्रॉब्लम बहुत टाइम लेता है सॉल्व करने के लिए, या कभी कभार सॉल्व होता भी नहीं है। तो इसकी वजह से हम लोग के स्कोप्स जो है वो इंटरनली ज़्यादा पॉइंट्स है, और एक्सटर्नली हम लोग को कुछ बहुत ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। ओके। तो इंटरनल इशू में हम लोग का कौन कौन से इश्यूज़ है। सबसे पहला आपका है रिसोर्स एलोकेशन, फिर है डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग, थर्ड है कॉस्ट एनालिसिस, फोर्थ है प्राइसिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, फिफ्थ प्रॉफिट प्लानिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, सिक्स्थ कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड सेवन आपका न्यूली टॉपिक एडिट है जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ओके। तो हम लोग स्टेप टू स्टेप चलते। सबसे पहले रिसोर्स एलोकेशन। अब हम लोग को ये पता है जब भी हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत रहती है। तो कंपनी हमेशा ये बोलती है कि ये रॉ मटेरियल जो है वो वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा वेस्ट होगा तो उनका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा प्राइस लेके चला जाएगा। इसकी वजह से रिसोर्स एलोकेशन ये देखता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे हाथ में रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजेज हो, यानी उस प्रोडक्ट में वेस्टेज बहुत ही कम मात्रा में हो। सेकंड आपका है डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है हम लोग का अगर डिमांड अच्छे से पर्टिकुलर मिल गया हम लोग को कि कितनी डिमांड हम लोग की प्रोडक्ट की है, कौन से मार्केट में हमारा डिमांड सबसे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो ना हम लोग का प्रोडक्ट ऐसे बेमात्रा में बैठा रहेगा, या ना उसका कुछ कोटा जो है ऐसे ही बैठा रहेगा, वेयर हाउस में बैठा रहेगा। ठीक है। तो इसकी वजह से एनालाइज अगर अच्छे से करेंगे तो हम लोग का मटेरियल जो है वो टॉप टू टॉप बनता जाएगा। ओके। उसके बाद है आपका डिमांड फोरकास्टिंग। अब डिमांड फोरकास्टिंग क्या रहता है, तो एनालाइज करने के बाद हम लोग का एक ग्राफ प्रिपेयर होता है। उस ग्राफ के बेस पे हम लोग को ये पता चलता है कि कौन से मार्केट में हम लोग की प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा है और कौन से मार्केट में हम लोग की प्रोडक्ट की डिमांड सबसे कम है। उस हिसाब से हम लोग प्राइस डिसाइड करते हैं और उस हिसाब से हम लोग मटेरियल जो है प्रोवाइड करते हैं। फिर थर्ड है आपका कॉस्ट एनालिसिस। अब रिसोर्स एलोकेशन होने के बाद, डिमांड एलोकेशन होने के बाद आपका कॉस्ट आता है कि एक सामान बनाने के लिए उस कंपनी ने कितना खर्चा किया। उन लोग ये भी कोशिश करते हैं कि कॉस्ट जो है कम से कम मात्रा में हो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये कम से कम मात्रा में होंगे तो इन लोग का कॉम्पिटिटर्स से प्राइस, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम रहेगा। ओके। इसकी वजह से कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे के रखा जाता है। फिर आपका है प्राइसिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अगर ज़्यादा प्राइस कर दिया, तो वो कस्टमर्स जो है वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। कस्टमर ये कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने प्राइस पे किए उससे ज़्यादा उनको वैल्यू उनकी प्रोडक्ट की मिले। इसकी वजह से प्राइस जो है वो उनकी वो प्रोडक्ट की वैल्यू के हिसाब से रखा जाता है। तो ये प्राइसिंग डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है। और प्राइस ये भी देख के रखा जाता है कि जितना कॉस्ट हुआ है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उससे 1 या 2 रुपया उनको प्रॉफिट होना ही चाहिए। क्योंकि अगर प्रोडक्ट कॉस्ट के हिसाब से, अगर कॉस्ट से कम प्रॉफिट मिला तो कंपनी को कुछ फ़ायदा होगा नहीं। इसकी वजह से कंपनी कोशिश करती है कि जो भी कॉस्ट हुआ उससे 1-2 रुपया वो प्रॉफिट कमाए। फिर फिफ्थ आपका पॉइंट है प्रॉफिट प्लानिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। अब अगर कंपनी कोई लॉन्ग टर्म बेसिस पे चल रही है
तो उन लोग ये कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चलते रहे और ऐसा टाइम आए जो उन लोग ब्रेक इवन एनालिसिस पे रहे। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट और कॉस्ट जो है वो इक्वल हो जाता है, मार्जिनल हो जाता है, यानी ना हम लोग को प्रॉफिट होता है ना हम लोग को लॉस होता है, हम लोग इक्वल पोजीशन पे चले जाते हैं। तो इसकी वजह से प्रॉफिट प्लानिंग जो है काफ़ी अच्छे से करना है कि प्रॉफिट हम लोग को हमेशा प्रॉफिट ही होता रहे, ऐसा कंपनी के साथ कभी हो ना कि वो नुकसान में चले। फिर आपका 6th पॉइंट है कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर हम लोग कंपनी चलाते हैं तो हम लोग को कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अब वो कैपिटल हम लोग कहाँ से लेके आते हैं, तो डेफिनेटली शेयर होल्डर हो गया, डिवेंचर होल्डर हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया। तो इन लोगों से हम लोग कैपिटल लेके आके हम लोग का कैपिटल बनाते हैं, कैपिटल बिल्ड करते हैं। तो कंपनी अपना फॉर्मेशन देख के, यानी कितना उन लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, उस हिसाब से उन लोग कैपिटल बजटिंग करते हैं। अगर उनका प्रॉफिट अच्छा खासा हो तो उन लोग कैपिटल जो है ज़्यादा मात्रा में लेंगे। अगर उनका प्रॉफिट कम मात्रा में हो यानी मिडल हो तो उन लोग ज़्यादा करके डिवेंचर और बॉन्ड्स इन्वेस्ट करते हैं। ओके, फिर आपका है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये आपके लिए नया टॉपिक है। अब स्ट्रेटेजी होता क्या है, स्ट्रेटेजी मतलब अपनी कंपनी को बाकी सारी कंपनियों से थोड़ा सा अलग कर दे। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे आपका सीएट टायर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो सीएट टायर्स क्यों का बिल्ड, हम लोग जब भी गाड़ी खरीदते हैं तो हम लोग गाड़ी खरीदने के बाद हम लोग सीएट टायर्स ही क्यों लगाते हैं? क्यों? क्योंकि वो कंपनी का उस तरीके का छाप बन गया कि उनकी टायर्स जो है कभी ख़राब हो नहीं सकती। ठीक है, तो उसी के हिसाब से बाकी सारी वो उन्होंने स्ट्रेटेजी काफ़ी पहले बना के रखी है। और आज भी इतने सारे टायर्स होने के बाद भी सीएट टायर्स जो है वो टॉप है। मतलब हम लोग हमेशा सीएट टायर्स की डिमांड करते हैं। वैसे ही आपका दूसरा एग्जाम्पल है जो आपका अमूल का है। इतने सारे दूध की फैक्ट्रीज आ गई है लेकिन फिर भी हम लोग अमूल के ही प्रोडक्ट्स क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि अमूल को हमेशा टॉप पे रखना है। अब स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि उनका प्रोडक्ट बाकी सारे प्रोडक्ट से डिफरेंट बनाना। तो अमूल में क्या ऐसा डिफरेंट है, आपके ऊपर ये क्वेश्चन होगा ही होगा। अमूल जो है मोस्टली क्रीमी प्रोडक्ट बनाता है, इसकी वजह से उस प्रोडक्ट का हमेशा डिमांड ज़्यादा रहता है। भले ही कितनी भी दूध की कंपनी आई हो लेकिन अमूल जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहता है। इस तरीके से मोस्टली कंपनी आज के टाइम पे जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हिसाब से चलते। ये हम लोग को तुरंत प्रॉफिट नहीं देता लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देता है। मतलब अगर हम लोग स्टेप टू स्टेप चलेंगे, स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे, प्लान के साथ चलेंगे तो हम लोग को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ये सारे पॉइंट जो है आपके इंटरनल्स में कवर अप हो गए। अब उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा फैक्टर होता है, तो ऐसा फैक्टर जो कि बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है। अब बाहर के लोग कौन रहते हैं, तो शेयर होल्डर हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया, डिबेंचर होल्डर हो गया, या तो फिर हम लोग कस्टमर्स हो गए, या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया। अब फ्रेंड्स आपको ये पता है कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास मैनेजमेंट जो है जा नहीं सकता। मैनेजमेंट को जा पहुंचने तक ही टाइम हो जाएगा और जब तक उसको प्रॉब्लम पता चले तब तक कोई और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो सकती है। इसकी वजह से उन लोग क्या कोशिश करते हैं, इंटरनल को हैंड ओवर करके, मतलब इंटरनल को हाथ में अच्छे से पकड़ के रखे तो उन लोग को एक्सटर्नल्स में प्रॉब्लम ना हो, ये समझ के उन लोग मोस्टली इंटरनल्स पे ध्यान देते। तो इस तरीके से हम लोग का ये दो क्वेश्चन कवर अप हो गया है, एक हम लोग का इंटरनल फैक्टर और एक हम लोग का एक्सटर्नल फैक्टर। फ्रेंड्स ये टॉपिक जो है आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में मोस्टली रिपीटेड है, तो आप इसके ऊपर अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो डेफिनेटली स्कोर अप अच्छे से करेंगे। डियर मित्रों को पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही पसंद करते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।